Other crops, sugarcane, tea and coffee are other important crops grown in India. अब और जो महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं जिनकी पैदावार इंडिया में होती है वो है शुगर केन, टी और कॉफी। पहले आता है शुगर केन। शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज। अब शुगर केन जो है ट्रॉपिकल एरियाज की फसल है। अंडर रेन फेड कंडीशंस इट इज कल्टीवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। क्योंकि इसके लिए रेन फेड कंडीशंस चाहिए, इसी वजह से इसकी जो खेती होती है वो सब ह्यूमिड या ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है जब नमी होती है। बट इट इज लार्जली एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंचाई पर निर्भर है। इन इंडो गैंजेटिक प्लेन इट्स कल्टीवेशन इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा खेती जो है उत्तर प्रदेश में होती है। शुगर केन ग्रोइंग एरिया इन वेस्टर्न इंडिया इज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात। अगर वेस्टर्न इंडिया में देखें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी फसल होती है। इन सदर्न इंडिया इट इज कल्टीवेटेड इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटक। और वहीं पर सदर्न इंडिया में इसकी खेती जो है कर्नाटक में ज्यादा है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद शुगर केन में दूसरा नंबर जो है वो इंडिया का है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन। अब जो पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, उसमें इंडिया का जो है वो 23% कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। लेकिन पूरा जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री का, उसके हिसाब से इसकी जो एक अकाउंट है वो 2.4% है। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस अबाउट 2/5 ऑफ द शुगर केन ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2/5 जो है वो शुगर केन होता है कंट्री के अंदर। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप वेयर यील्ड लेवल ऑफ शुगर केन इज हाई। और ज्यादा जो अच्छी पैदावार होती है इसके अलावा वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। इट्स यील्ड इज लो इन नॉर्दर्न इंडिया। इसकी जो पैदावार है वो नॉर्थ इंडिया में काफी कम है। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप यूज्ड एज अ बेवरेज। अब जो टी है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड वेयर ग्रीन टी लीव्स आर अनफर्मेंटेड। जो ब्लैक टी लीव्स हैं वो फर्मेंट करी जाती हैं, जबकि ग्रीन लीव्स जो हैं उनको फर्मेंट नहीं किया जाता। टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टेनिन। अब इनके अंदर जो है कैफीन और टेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट इज एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्थ चाइना। खास तौर से ये जो है बहुत ज्यादा बोया जाता है, इसकी फसल जो है वो हिल्स पे होती है नॉर्दर्न चाइना में। It is grown over undulating topography of hilly areas and well-drained soils in humid and subhumid tropics and subtropics. इसको जो है ज्यादातर जो ऊबड़ खाबड़ हिली एरियाज होते हैं वहां पर भी बोया जाता है, साथ ही साथ जहां पर बहुत अच्छे से ड्रेन सॉइल होती है, ह्यूमिड या सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स होते हैं या सब ट्रॉपिक्स हैं, वहां पर इसकी बोआई होती है। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड in 1840s in Brahmaputra Valley of Assam, which still is a major tea growing area in the country. भारत में टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी 1840 में ब्रह्मपुत्र वैली में, असम में, और आज भी ये वहां का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग एरिया माना जाता है। लेटर ऑन इट्स प्लांटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। बाद में इसकी जो प्लांटेशन है वो एक तरह से शुरू हो गई सब हिमालयन रीजन जो वेस्ट बंगाल का है, यानी दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर भी होने लगी। Tea is also cultivated on the lower slopes of Nilgiri and Cardamom Hills in Western Ghats. इसके अलावा टी जो है उसकी खेती जो थोड़ी सी कम ढलान वाली पहाड़ियां हैं नीलगिरी की या कार्डमम हिल्स की वेस्टर्न घाट्स में, वहां भी होती है। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 28% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है टी का, और उसका जो अकाउंट है वो लगभग 28% है टोटल प्रोडक्शन जो वर्ल्ड में होता है उसके अकॉर्डिंग। India's share in an international market of tea has declined substantial. इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में टी के वो काफी कमी आई है इसमें। At present it ranks third among tea exporting countries in the world after श्रीलंका एंड चाइना। अब श्रीलंका और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, यानी तीसरे नंबर पर आ गया है जो टी एक्सपोर्ट करते हैं। Assam accounts for about 53% of the total crop area and contributes more than half of the total production of tea in the country. असम में लगभग जो टोटल क्रॉप एरिया है उसके हिसाब से 53.2% टी की खेती होती है, और मोर देन हाफ जो है टोटल प्रोडक्शन का जो टी का कंट्री में होता है उसमें असम का मेन स्टेट आता है। वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर द अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी जो है टी के प्रोडक्शन जो है वो होता है। कॉफी इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। अब
कॉफी भी जो है एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। इट्स सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ बेवरेज। अब इसकी जो बीज होते हैं उनको पहले वो करा जाता है, भूना जाता है, फिर पीसा जाता है और फिर जाके एक बीवरेज तैयार करते हैं। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कॉफी, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका। 3 तरह की वेराइटीज हैं कॉफी की भी, अरेबिका है, रोबस्टा है और लिब्रिका है। इंडिया मोस्टली ग्रोज सुपीरियर क्वालिटी कॉफी अरेबिका विच इज इन ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर सबसे सुपीरियर क्वालिटी की कॉफी बोई जाती है अरेबिका, जो काफी ज्यादा डिमांड में है इंटरनेशनल मार्केट में। But India produces only about 4.3% coffee of the world and ranks 6th after Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia and Mexico. अब इंडिया जो है वो सिर्फ 4.3% कॉफी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इसका नंबर 6th पे आता है, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको के बाद। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। अब कॉफी की जो पैदावार है ये ज्यादातर हाईलैंड्स में मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स के, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। कर्नाटक अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी इन द कंट्री। कर्नाटक में अकेले ही 2/3 से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जो पूरा प्रोडक्शन कॉफी का कंट्री के अंदर होता है उसमें 2/3 से ज्यादा प्रोडक्शन तो कर्नाटक में अकेले होता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है। इन 2001 अबाउट 53% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज डिपेंडेंट ऑन इट। 2001 तक लगभग 53% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो उस पर निर्भर थी। The importance of agriculture sector in India can be gauged from the fact that about 57% of its land is devoted to crop cultivation, whereas in the world the corresponding share is only about 12%. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस इंडिया में जाननी है तो हम इससे ही आकलन कर सकते हैं कि 57% जो हमारी लैंड है वो सिर्फ उसमें फसल बोई जाती है, जबकि पूरी दुनिया में देखें जो इसका एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है वो लगभग सिर्फ 12% है। In spite of this, there is tremendous pressure on agricultural land in India, which is reflected from the fact that the land-human ratio in the country is only 0.3%, 31 hectare, which is almost half of that of the world as a whole. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जो एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में उसके ऊपर। इसको हम इस फैक्ट से जान सकते हैं कि जो लैंड ह्यूमन रेशियो है कंट्री के अंदर वो सिर्फ 0.31 हेक्टेयर है, जो कि लगभग आधा है पूरी दुनिया में एज अ होल 0.9 हेक्टेयर है। डिस्पाइट वेरियस कंस्ट्रेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर हैज मार्च्ड अ लॉन्ग वे सिंस इंडिपेंडेंस। अब कहने को बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर ने काफ़ी ज़्यादा एक लंबा सफ़र तय किया है इंडिपेंडेंस के बाद। Strategy of development. Indian agricultural economy was largely subsistence in nature before independence. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो एक तरह से गुजर बसर वाली ही थी। इट हैज डिसमल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी के इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। दिस पीरियड विटनेस सेवरल ड्रॉट्स एंड फीमेंस। एक तरह से बहुत ज्यादा सूखा पड़ा इस पीरियड के दौरान, भुखमरी हुई। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड इज अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। पार्टीशन के दौरान क्या हुआ, 1/3 जो इरिगेटेड लैंड थी इंडिया की वो जो है मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की वो पाकिस्तान के पास चली गई। दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड इंडिया एरिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इससे क्या हुआ, जो इरिगेटेड एरिया था इंडिपेंडेंट इंडिया का उसमें काफी कमी आई। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो गोल था गवर्नमेंट का वो ये था कि फूड ग्रेन के जो प्रोडक्शन है इसे बढ़ाया जाए। स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। सबसे पहले कैश क्रॉप छोड़ो, फूड क्रॉप्स को ज्यादा बनाया जाए या उत्पादन किया जाए। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड। ज्यादा से ज्यादा जो है फसल बुआई जाए जो खेती बाड़ी वाली जमीन है उस पर। एंड इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड्स अंडर प्लॉ। इसके अलावा कल्टीवेशन का एरिया और बढ़ा दिया जाए, जो कल्टिवेबल या फैलो लैंड्स हैं उनको भी उन खेती में ले आया जाए। Initially, this strategy helped in increasing food grains production. नतीजन क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग 1950s। लेकिन एग्रीकल्चर का ये जो प्रोडक्शन है उसमें भी एक तरह से थम सा गया वो, या कहना चाहिए एक कांस्टेंट सा चलने लग गया लेट 1950s तक। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम वर लॉन्च्ड।
अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किए गए। बट 2 consecutive droughts during the mid 1960s resulted in food crisis in the country। लेकिन लगातार जो 2 बार सूखा पड़ गया मिड 1960s में, उसकी वजह से कंट्री में फूड क्राइसिस हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द फूड ग्रेन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ऐसे लिए क्या हो गया कि अब बाहर की कंट्रीज से जो फूड ग्रेन्स थे वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे। New seed varieties of wheat and rice known as the high yielding varieties were available for cultivation by mid 1960s। नई वेराइटीज जो वीट की थी, सीड जो कहना चाहिए, वो वीट का हो चाहे राइस का हो, वीट मैक्सिको से और राइस फिलीपीन से, जिसकी बहुत अच्छी हाई यील्डिंग वेराइटी थी, HYV किसे कहते हैं, अब वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल हुई मिड 1960s से। इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड इंट्रोड्यूस्ड package technology comprising HYVs along with the chemical fertilizers in irrigated areas of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat। अब इंडिया ने इसका फायदा उठाया और एक पैकेज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जिसमें HYV सीड्स होंगे, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इरिगेटेड एरियाज जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के हैं उनको दिया जाए। Assured supply of soil moisture through irrigation was a basic prerequisite for the success of this new agriculture technology। सबसे पहले ये जो नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जो सॉइल है उसमें नमी ज़रूरी है, खास तौर से इरिगेशन की मदद से। दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पेड डिविडेंड्स इंस्टेंटली एंड इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट। ये जो स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अपनाई, जैसे कहते हैं ना, एकदम से उसके रिजल्ट्स आने लग गए सामने और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से बढ़ गया। This spurt of agriculture growth came to be known as Green Revolution। और ये जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में उछाल आया इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। This also gave fillip to the development of the large number of agro inputs, agro processing industries and small scale industries। अब इसी की वजह से बहुत सारी एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने भी जो है डेवलप करना शुरू कर दिया। This strategy of agricultural development made the country self-reliant in food grain production। तो ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, इसकी वजह से कंट्री जो है वह काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में। बट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशियली कन्फाइंड टू द इरीगेटेड एरियाज ओनली। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये कहाँ पॉसिबल था? उन्हीं इलाकों में जहाँ पे इरीगेशन पॉसिबल है। दिस लेड टू द रीजनल डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्रीज टिल द 70s, after which the technology spread to the eastern and central parts of the country। पर इसकी वजह से क्या हुआ, एक क्षेत्रीय तौर पे असमानता सी शुरू हो गई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कंट्री के अंदर 70s तक रही। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में कंट्री के फैलनी शुरू हुई। The Planning Commission of India focused its attention on the problems of agriculture in rain-fed areas in 1980s। अब जो प्लानिंग कमीशन थी इंडिया की, अब उसने जो है ध्यान देना शुरू किया जो एग्रीकल्चर की समस्या है रेनफेड एरियाज में, वहां पे ध्यान देना शुरू करा 1980s में। इट इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988 टू इंड्यूस रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब इसकी वजह से एक एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग करी गई 1988 तक, ताकि रीजनल तौर पर एक बैलेंस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंट्री के अंदर हो सके। It also emphasized the need for diversification of agriculture and harnessing of resources for the development of dairy farming, poultry, horticulture, livestock rearing and aquaculture। फिर यह जोर दिया जाने लग गया कि एग्रीकल्चर में भी जो है थोड़ा सा वेरिएशन किया जाए और जो रिसोर्सेज हैं डेवलपमेंट के उनको जो है ज़्यादा एक तरह से हार्नेस करना है, मतलब उनसे फ़ायदा उठाया जाए कि डेयरी फार्मिंग डेवलप करो, पोल्ट्री करो, हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक रेयरिंग हो गई, एक्वाकल्चर है, इस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। Initiation of the policy of liberalization and free market economy in 1990s is likely to influence the course of development of Indian agriculture। अब ये जो पॉलिसी आई लिबरलाइजेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी 1990s में, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट था इंडियन एग्रीकल्चर में उसको भी काफ़ी प्रभावित हुआ। Lack of development of rural infrastructure, withdrawal of subsidies and price support, and impediments in availing of the rural credits may lead to inter-regional and interpersonal disparities in rural areas। अब अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कमी होगी, सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाएंगी, प्राइस सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा, या आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो रूरल क्रेडिट्स मिलते हैं वो जो है नहीं सही से हो पा रहे थे, तो ऐसे में जो इंटर रीजनल या इंटरपर्सनल जो डिस्पैरिटी होती है, असमानता है, वो रूरल एरियाज में शुरू हो गई थी।